हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं और आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। भाई साहब, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। लास्ट वीक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे गोल्ड वीकली एनालिसिस की, तब ऐसा क्या हो गया कि मार्केट एकदम से क्रैश कर गई गोल्ड की, और इतना गोल्ड ने अपवर्ड मूव दे दिया। एक दिन में $60 से $70 अपसाइड पे मूव, बहुत बड़ी मूव है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हो गया गोल्ड की मार्केट ने कि इतना ज्यादा बुलिश क्रैश हो गया, और बाय 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 ही हो रहा है गोल्ड में। और आने वाले वीक में गोल्ड किस तरीके से बाय होगा या सेल होगा, किस तरफ होगा, किस तरीके से हम ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं इस मार्केट से इस टाइम। उसके बाद इस्राइल और फलस्तीन की वार और हमास का क्या लेना देना है, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने इसलिए भी नहीं बताया कि एवरीवेयर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, न्यूज में भी आप सुन रहे हैं, लेकिन मार्केट में क्या रेलिवेंसी है वो आज मैं आपको खुल के बताऊंगा। इसके अलावा जो अमेरिका के यूएस डॉलर के साथ इस टाइम मार्केट रिलेशन एंड कोरिलेशन में बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल खिलाफ चल रही है एक दूसरे के, यानी कि दोनों ही बुलिश हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। एंड ऐसा क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में जिसकी वजह से आपके जो कैपिटल है वो भी खतरे में है। साइड डिटेल आज के इस वीडियो में बताऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा, डिटेल से फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, और एंड पे सेंटीमेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपने पूरा हफ्ता अब कैसे मार्केट को ट्रेड करना है, या हमने ट्रेड करना भी है या नहीं करना, और अगर करना है तो बुलिश करना है, बाय करना है, या फिर सेल करना है, और किन किन लेवल से लेवल स्पेसिफाई करूंगा जिधर से आपने बाय या सेल करना है। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक का बटन अभी से प्रेस करें। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज अनिल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके फ्रेंड, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड ने एक ही दिन में 1870 से जो 1932 का सफर तय किया है, $60 से $70 की मूव एक ही दिन में कैसे दी, क्यों दी, उसकी क्या वजह थी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और सारी दुनिया को इस टाइम पता है कि उसकी वजह इसराइल और फलस्तीन की जंग है। बेसिकली इसको हमास की और इसराइल की जंग कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि ये सारा कुछ स्टार्ट होता है हमास के हमले पे। पिछले वीक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था, मैं वीडियो हफ्ते वाले दिन गोल्ड वीकली एनालिसिस की रिकॉर्ड करवाता हूँ 10 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था तो हमारे पास खबरें आना शुरू हो गई कि शायद इसराइल पे कोई अटैक हुआ, और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको उस तरीके से उठा नहीं रहा था। और आपको भी पता है कि इसराइल और फलस्तीन का मसला आज का नहीं है, ये हजारों साल गुजर चुके हैं। और ये इशू क्या है? इशू है एक जमीन के टुकड़ा का, जिसको मुसलमान, क्रिश्चियन और ज्यूश अपना मुकद्दस मुकाम मानते हैं। जी हाँ, आपको समझ आई गई होगी। ये उस टुकड़े की लड़ाई है, और इसकी वजह से फलस्तीन के लोग पिछले 60 साल से पिस रहे हैं और शिकार हो रहे हैं फलस्तीनी मजालम का। एनीहो, ये किस्सा तब स्टार्ट हुआ जब सुबह के कोई लगभग 7-8 बजे इसराइल का बॉर्डर तोड़ के हमास के कुछ नौजवान इसराइल में दाखिल हुए। ये बात है उस वक्त की जब इसराइल में एक मेला चल रहा था, छुट्टियां चल रही थी, और एक म्यूजिकल शो के सिलसिले में सिटी के बाहर एक ये मेला मुनक्कद किया, जहाँ पे नौजवान लड़कियां और लड़के, देशी और विदेशी, सब इकट्ठे थे और इंजॉय कर रहे थे अपने वीकेंड को, क्योंकि ये वीकेंड का छुट्टियों का आखिरी दिन था। तब हमास के कुछ लोग इसराइल का बॉर्डर तोड़ते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी। तोड़ के इसराइल में दाखिल होते हैं गाड़ियों के थ्रू, बाइक्स के थ्रू, और अंदर जाके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं इसराइल के उस मेले पे, जहाँ पे सारी रात फंक्शन चलता रहा था म्यूजिक का। उसके बाद यहां तक रुकी नहीं बात, पानी से भी इसराइल में दाखिल हो गए हमास के कुछ लोग, और एयर से भी पैराग्लाइडिंग के थ्रू ये लोग इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया इन लोगों ने। ये पिछले हफ्ते वाले दिन, यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को ये हिस्टोरिकल डे या हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, और इसको 9/11 जितना बड़ा हादसा करार दे रहे हैं, क्योंकि इसराइल की जो एजेंसी है उसको दुनिया की नंबर 1 एजेंसियों में शुमार किया जाता है, और इसराइल की सिक्योरिटी को भी दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटीज़ में शुमार किया जाता है। लेकिन इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज की का ये फेलियर
फेलियर है और उन्होंने इस बात को एडमिट किया है। उसके बाद मामला तब ज्यादा गर्म हो गया जब हमास की तरफ से इसराइल के ऊपर बैक टू बैक 5000 मिसाइल फायर किए गए। आयरन डोम जो कि इसराइल की सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हथियार है, वो भी नाकाम दिखाई दिया इन 5000 मिसाइल्स के खिलाफ। और हमास का ये जितना भी अटैक था वो प्लान्ड था, प्री प्लान्ड थे वो लोग, जबकि इसराइल के लोग ना तो प्लान्ड थे ना उनको पता था। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, इसलिए उनको तो पहले तो समझ ही नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या बनी? हमले की सबसे बड़ी वजह ये बनी इसराइल के इंटरनल इश्यूज। इसराइल के जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं नितिनयाहू के खिलाफ इनकी पूरी कौम इकट्ठी थी, एहतजाज हो रहे थे। इवन के फौज और पायलट भी नितिनयाहू के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ नारे मार रहे थे, एहतजाज कर रहे थे और इस हुकूमत के खिलाफ थे। इसराइल अपने इंटरनल इश्यूज में इतना बिजी हो गया था कि उसको होश ही नहीं रही कि बाहर से भी कोई अटैक हो सकता है, और उसकी एजेंसीज के सारे लोग भी एहतजाज की वजह से अपना अपना काम छोड़ बैठे थे, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सान्या पेश आया। इसराइल को तो पहले समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। आहिस्ता आहिस्ता जब उनको समझ आनी शुरू हुई तो उन्होंने अपने आप को सबसे पहले सिक्योर करना शुरू किया। जो हमास के लोग इसराइल के अंदर दाखिल हो चुके थे उनको पकड़ना शुरू किया और उनको मारना शुरू किया, उनको जो है वो ख़त्म करना शुरू किया। और फिर उसके बाद इसराइल को होश आती है कि हमारे तो 100-150 से ज़्यादा बंदे अगवा कर लिए हैं हमास के लोगों ने। ये मामला फिर तूल पकड़ता गया। यहाँ तक तो गोल्ड की मार्केट बड़ी स्टेबल थी और उसका कोई इतना इशू नहीं था क्योंकि मार्केट ऑफ थी। जब मंडे को मार्केट ओपन हुई तो एक गैप के साथ ओपन हुई अगेन, और हमें ये लगता रहा कि ये इशू जो है वो पहले भी इस तरह होता रहा है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कोई जंग या तनाज़ा कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन इसराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के इन्वेस्टर भी सरप्राइज तब हो गए जब हमास ने ना सिर्फ इसको एडमिट किया बल्कि उन्होंने आगे भी इसी तरह की कार्रवाइयां करने की धमकी दे दी और कहा अगर तुमने फ़लस्तीन के ऊपर निहत्थे लोगों पे बमबारी की विदाउट वार्निंग तो हम तुम्हारे जो लोग यरगमाल बनाए हैं उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। जी माय डियर फ्रेंड, ये जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया ये भी बात नई नहीं है। इसराइल के इससे पहले भी बहुत ज़्यादा लोग यरगमाल बनाए जाते रहे हैं हिस्ट्री में, और उनको छुड़वाने के लिए इसराइल बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ देता रहा है। जिस तरह के हमास के काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिहा किया गया और फ़लस्तीन के काफ़ी ज़्यादा जगहों पे कब्जा भी छोड़ना पड़ा इसराइल को। सो माय डियर फ्रेंड, जब फिर मामला तूल पकड़ता गया और जब इसराइल ने रिटेलिएट करना शुरू किया और बम्बिंग शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा शदीद बम मारने शुरू कर दिए और मिसाइल दागने शुरू कर दिए फ़लस्तीन के ऊपर निहत्थे लोगों पे, और उन लोगों पे विदाउट वार्निंग अटैक करने शुरू कर दिए, तब मार्केट थोड़ी और गर्म हो गई। अगर मैं आपको डेली का चार्ट दिखाऊं तो उनमें से सिर्फ एक ही दिन है जब जुमेरात को बेरिश कैंडल बनी, लेकिन जुमे वाले दिन उससे 3-4 गुना बड़ी बुलिश कैंडल बन गई। लेकिन उससे पहले भी एक दिन मार्केट ने बेरिश मोमेंटम कायम रखा, यानी कि मार्केट इंड्यूसमेंट करते ही लोगों को लगा कि यार कुछ भी नहीं होगा और मार्केट वापस अपना गैप फिल करने के लिए आएगी जो मार्केट ने लास्ट वीक बनाया था। एनीहो, जब इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर बम्बिंग शुरू की और फिर उसके बाद हमास की तरफ से धमकियां आना शुरू हो गई, तब पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि अब ये मामला सीरियस है। उसके बाद इसमें ईरान डायरेक्ट शरीक बन गया, अमेरिका उसके ऊपर और इसराइल उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने फ़लस्तीनियां हमास की हेल्प की है ये अटैक करने में। उसके बाद सऊदी अरब का भी बयान आ गया और बाकी कंट्रीज़ का भी बयान शुरू हो गया ना। अब वाज़िया ये लग रहा है कि दुनिया 2 धड़ों में तकसीम हो रही है। ये इतनी बड़ी मूवमेंट की क्या वजह थी? इतनी बड़ी मूवमेंट की वजह ये जंग नहीं है। नेतन्याहू ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि वी आर इन वार और अब हम जंग लड़ेंगे और अब हम इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टर है या गोल्ड की मार्केट है या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने इसको तब जंग कंसीडर किया जब दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो गई। जिस तरह के ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन्होंने फ़लस्तीन के हक में बयान देने शुरू कर दिए। इसी तरीके से इंडिया, आपका अमेरिका बहादुर, इसके अलावा यूरोप और ब्रिटेन, ये सब लोग इसराइल के साथ जाके खड़े हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रूस और चाइना भी हमास की हिमायत कर रहे हैं इन हमलों को करने में और इसराइल को तंग करने में। माय डियर फ्रेंड, ये एक मल्टी डिमेंशन वाकया है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है।
ना सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बल्कि इसराइल के अंदर भी पॉलिटिक्स है नितिन याहू के खिलाफ। पूरी जो इसराइल है वो नितिन याहू से तंग है इस टाइम, और वो नितिन याहू को उनके ओहदे से हटाना चाहती है और चाहते हैं कि नई हुकूमत आ जाए। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में अगर आप देखा जाए तो पूरी दुनिया भी सियासत का खेल खेल रही है। जिस तरह के रूस यूक्रेन वार एंड की तरफ है, और इसका एक ये भी पहलू आता है कि अमेरिका अपने डेट सीलिंग की लिमिट बढ़ाने के लिए और अमेरिका अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए भी जंग चाहता है। कुछ कंट्रीज होते हैं जो सिर्फ जंग की वजह से ही सरवाइव करते हैं, उनमें से एक अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका का असल काम हथियार बेचना है। जब जब पूरी दुनिया में कहीं पे भी जंग लगेगी, अमेरिका के इंडेक्सेस अप मूव करेंगे। जब जब पूरी दुनिया में ब्लॉकेज होगा कोरोना जैसा, अमेरिका के इंडेक्स अप मूव करेंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है और बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए सीखने के लिए। और अगर दुनिया सीख ले ये सबक तो हम कभी भी ये फसादात और इन लड़ाइयों में ना पड़े, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमेरिका बहादुर है। माय डियर फ्रेंड, अब जब मैं ये हफ्ते को वीडियो बना रहा हूं, अब क्या इशू है? अब मार्केट ने जुमे वाले दिन ऐसा क्या हो गया कि मार्केट एक ही दिन में 1870 से उठ के मार्केट एक ही दिन में 1930 में, यानी कि $60 की मूव कर जाता है गोल्ड एक ही दिन में, जो उसको डाउन साइड पे मूव करने में कितने ही दिन लगे थे। मैं आपको दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन लगे थे, और तकरीबन उसको वापस जाने में 1 2 3 4 5 दिन लगे, और बड़ी तेजी के साथ मार्केट वापस चली गई। अगर आपको मेरी कुछ लाइव स्ट्रीम और लास्ट वीडियो में याद होगा, मैंने बताया था कि गोल्ड जो है वो उतनी जितनी स्पीड से नीचे आता है उससे डबल या ट्रिपल स्पीड के साथ अपवर्ड मूव कर जाता है, और ये आपके सामने ही है। अब पूरी दुनिया में रिस्क ऑन हो चुका है। अच्छा, जुम्मे वाले दिन की बात कर लेते हैं। जुम्मे वाले दिन स्पेसिफिकली ऐसा क्या हुआ कि मार्केट $60 मूव कर, जंग तो पहले भी लगी थी, तो जुम्मे रात को मार्केट ने क्यों डाउन कैंडल बनाई? अगर आप देखें तो जुम्मे रात को मार्केट ने हाई लगाया 1883 का, और मार्केट जाकर क्लोज हो जाती है 1870 के करीब। ऐसा क्यों? और जुम्मे को ऐसा क्या हो गया? जुम्मे वाले दिन सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि इसराइल ने धमकी लगाई फ़लस्तीन को कि जो फ़लस्तीन के इसराइल के साथ एरिया लगता है, यानी कि मशरकी फ़लस्तीन, उसको खाली कर दिया जाए, और सब लोगों को हदायत दी कि वो मगरबी फ़लस्तीन में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम। उसके लिए उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया। इसराइल ने फ़लस्तीन के रहने वाले लोगों को, जो कि एक दो लोग नहीं हैं, एक दो मोहल्ला या एक दो कबीला नहीं है, लाखों में तादाद है फ़लस्तीनियों की जो वहाँ पे रहते हैं। और अब नितिन याहू और इसराइल, अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि हमास को उसकी जड़ से उखेड़ फेंकेंगे, और उन्होंने ये भी इस बात का भी अहाता किया कि अब ये जंग लंबे अरसे तक चलेगी, तब तक चलेगी जब तक हम हमास को जड़ से ख़त्म नहीं कर देते, और जब तक हम अपने जो बंदी हैं या जिनको अगवा किया गया उनको छुड़ा नहीं लेते। सो इस जंग को उन्होंने कहा कि अब हम बहुत लंबे अरसे तक लेके चलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर डैट। रिस्क ऑन हो चुका है, तबले जंग बच चुका है। अब हमने देखना है कि इस मार्केट से हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस तरह की कंडीशन में, और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है इन्वेस्टर के लिए, और जो ट्रेडिंग में बिलाखुसूस काम करते हैं उनके लिए। वो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस वीक के हम इवेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से इवेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बात करेंगे सबसे पहले जुम्मे हफ्ते वाले दिन ही, और यूरो के प्रेसिडेंट लगार भी बात करेंगे। उसके बाद अगर मंडे की बात करें तो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग और एफओएमसी के मेंबर हारकर बात करेंगे और बजट का बैलेंस पेश करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज या अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा है, कैड के, यूरो के वगैरह वगैरह। इसके अलावा रिटेल सेल और को रिटेल सेल यूएसडी का डाटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीपीआई है, ब्रिटिश पाउंड का, एफओएमसी के 5-6 मेंबर बात कर रहे हैं। और अगर हम जुमेरात की बात करें तो जुमेरात अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, और फेड चेयर पोल की स्पीक है रात को 9 बजे। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा इस पूरे हफ्ते में, जिसको हम इंशाल्लाह लाइव ही कवर करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए जुम्मे वाले दिन की, तो जुम्मे वाले दिन एफओएमसी के कुछ मेंबर बात करेंगे, और रिटेल सेल है ब्रिटिश पाउंड का।
यूएसडी के जो इवेंट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी अब नहीं रही हमारे लिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने तो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव किया ही नहीं। उसके बरक्स गोल्ड ने बहुत ज़्यादा मूव दी है, क्योंकि रिस्क ऑन हो चुका है। अब रिस्क ऑन की कंडीशन में, रिस्क ऑफ की कंडीशन में कैसे कमाना है, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने हमारे टेक्निकल की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन उससे पहले डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं और उसके बाद हम 10 ईयर को देखेंगे। देखें जी, डॉलर इंडेक्स तो वहीं पे है। मंथली में अगर देखें और वीकली को देखें तो वीकली में डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा अपवर्ड मूव किया। अब आप ये कहेंगे सर ये क्या बात हुई, डॉलर इंडेक्स भी अप मूव कर रहा है, गोल्ड भी अप मूव कर रहा है। तो भाईजान ये जंग के हालात में होता है, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, ये आपने सुना ही होगा। तो ये यहाँ पे आपको सही करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये लास्ट वीक मार्केट ने 2 वीक एक 2 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। इस वीक मार्केट को कंफर्म करना था, लेकिन वो कंफर्म नहीं किया उसने और उसने रिजेक्शन दे दी। अब तो आपको पता चल गया होगा कि रिजेक्शन की असल वजह क्या थी। रिजेक्शन की असल वजह ये थी कि जंग। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि कुछ चीजें होती हैं जो चीजें सेफ हेवन कहलाती हैं, जिस तरह के गोल्ड दुनिया का नंबर 1 सेफ हेवन एसेट है, जो कि बाबा आदम के दौर से स्टार्ट हुआ और क़यामत तक रहेगा। मतलब कभी दिनार था, कभी दिरहम था, कभी टका था और कभी आजकल डॉलर है और कल परसों क्या पता यूरो बन जाए पूरी दुनिया की करेंसी, या रुपया बन जाए इंडियन रुपीज, या फिर टका बन जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाबा आदम से लेके क़यामत तक जो करेंसी सबसे ज्यादा मजबूत और सेफ हेवन रहेगी वो है गोल्ड। तो गोल्ड दुनिया का सबसे बड़ा सेफ हेवन है। उसके बाद अगर सेफ हेवन कोई चीज है तो बाकी कमोडिटीज हैं। उसके बाद अगर कोई चीज देखें, हम सबसे पहले अगर करेंसीज में देखें तो सबसे दुनिया की मजबूत करेंसी इस टाइम डॉलर है। तो डॉलर को भी सेफ हेवन का स्टेटस हासिल है। नंबर 2 CHF, यस बिल्कुल सही सुना आपने। अब आगे होने क्या जा रहा है, अब आगे की क्या स्टोरी है, ये तो हमें समझ आ गई कि डॉलर इंडेक्स जंग की वजह से अपसाइड पे जा रहा है। और उसके बाद आपको 10 ईयर यील्ड अगर दिखाऊं तो वो तो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। और अगर गोल्ड दिखाऊं तो वो तो भाई साहब पिछले 2 वीक में इतना गिरा नहीं है जितना एक ही वीक में वो अपसाइड पे मूव कर गया, ठीक है। एक ही वीक में मार्केट उतना ऊपर चली गई है जितना गोल्ड पिछले 2 वीक में नीचे गिरा था, उतना एक ही वीक में मार्केट ऊपर चली गई है। आपको ये वीकली चार्ट में बड़ा वाजिया नजर आ रहा है। और ये देखें कितनी जबरदस्त किस्म की एक कैंडल बनी है, और इसको एक पैटर्न का नाम भी दिया जा सकता है जिसको हम मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं। आप परफेक्ट मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक का पैटर्न है। अब हमें ये क्या बता रहा है, ये तो हमें यही बता रहा है ना कि अगले वीक भी मार्केट ओपन होते ही गैप आपके साथ ओपन होगी। अल्लाह करे इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मामला सेट हो जाए, हमास के दरमियान मामला सेट हो जाए। लेकिन अगर मामला इसी तरीके से चलते हैं तो मार्केट फिर टोटली यहाँ से अप साइड पे मूव कर सकती है टूवर्ड 2000 और फिर 2100 और फिर एंड पे 2200, यानी कि जो नया हाई है उस तरफ मार्केट जा सकती है। लेकिन ये ऐसा होगा या नहीं होगा ये भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो भाई इसको एवेल्युएट करें, अपने अकाउंट्स को सिक्योर करें, रिस्क फ्री करें। देखें बहुत ज़्यादा लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन में गोल्ड इतना मूव कर सकता है, और हमने इस तरह के नज़ारे बहुत दफ़ा पहले भी देखे हुए हैं। मार्केट एक दिन में $100 अप साइड पे और डाउन साइड पे मूव कर जाती है। अब ये भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर इसराइल और हमास के दरमियान मामला तय हो जाते हैं तो अगले ही दिन मार्केट ओपन होते ही वापस नीचे आ जाए 1800 के लेवल पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और इसराइल जो है वो हमले जारी रखता है, हमास भी जारी रखता है हमले, तो फिर मार्केट एक नया हाई लगा सकती है, और नया हाई 2100 प्लस यानी कि 2000 के ऊपर ही होगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम टेक्निकली देख लेते हैं कि मार्केट कितना अपसाइड पे जा सकती है। फंडामेंटली देख लेते हैं। फंडामेंटली तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मामलात के बारे में गाइड कर भी दिया है पहले भी, और अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस जो 2070 का लेवल है उसको दोबारा से टच भी करेगी और उसको ब्रेक भी करेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उसको ब्रेक करके मार्केट अपसाइड पे नया हाई लगाने के लिए जा रही है। देखें, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में काफ़ी दफ़ा बताया कि गोल्ड जो है वो अंडर वैल्यू है राइट नाउ,
गोल्ड की जो रियल वैल्यू है वो $2000 से अप ही है। अमेरिका बहादुर ने या किसी तरीके से भी मैनिपुलेशन करके इसकी प्राइस को अंडर वैल्यू रखा हुआ है। देखें, जब आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है लेकिन गोल्ड वहीं का वहीं है। पूरी दुनिया की चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन अगर आप गोल्ड की प्राइसेस देखें तो गोल्ड की प्राइसेस तो वहीं हैं जहां पे वो पहले थी। लाइक अगस्त 2020, फिर 2021 और फिर 2022, गोल्ड की प्राइसेस तो वहाँ पे ही मूव कर रही हैं। पिछले 3 सालों से गोल्ड की प्राइसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और गोल्ड की प्राइस हाई लगाती है 2000 का और लो लगा लेती है जाके 1800 या 1600 का, 1750 या मैक्सिमम 1600 का। तो गोल्ड की प्राइसेस को इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अब टाइम आ गया कि आप लोग गोल्ड से पैसा भर भर के पैसा कमा सकते हैं। गोल्ड में इतना पोटेंशियल मौजूद है। फिजिकली गोल्ड को बाय करें या फिर, क्योंकि फिजिकली गोल्ड को भी इसलिए भी बाय किया जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में या पाकिस्तान की मार्केट में स्पेशली गोल्ड के रेट आजकल कंपैरेटिवली कम है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे लेते हैं ट्रेड को और किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मंथली कैंडल देखें तो अगर आप बात करें मंथ ऑफ सितंबर की, तो सितंबर के महीने में मार्केट उठी थी जनाब 1950 से लगभग और आके उसने लो लगाया था 1850, यानी कि $100 की मूव की। अब ये $100 की मूव मार्केट ने बड़ी आसानी के साथ इस महीने अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही कर दिया है, या मिड ऑफ द अक्टूबर मार्केट ने कर ली है। अब आगे क्या होने जा रहा है, अगर तो भाई रिस्क ऐसे ही रहा तो फिर तो ये $100 से भी ऊपर मूव करेगी और 1950 को ब्रेक करके अप साइड पे मूव हो जाएगी टूवर्ड 2000। बट अगर ऐसा नहीं होता और अगर ऐसा नहीं हो पाता और अगर मार्केट 1960, 70, 80 के करीब जाके मामला कुछ सेट होते हैं, टोटली फंडामेंटल के कंट्रोल में ना मार्केट, रिस्क ऑन है मार्केट में, तो फिर मार्केट जो है इसको ब्रेकआउट कर देगी। लेकिन अगर कुछ चीज़ें सेटलमेंट होती हैं, मामला ठंडे हो जाते हैं, तो फिर मार्केट इसी रेंज के अंदर रिट्रेस करना शुरू कर देगी। ये मंथली कैंडल देख के मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वीकली में देखें तो वीकली में क्लियर कट नज़र आ रहा है कि पिछला महीना एक फुल मारोबुजो बुलिश कैंडल था वीकली में, और ये बहुत बड़ी बात है। हिस्ट्री में आप चेक कर लो, कहीं पे भी आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि गोल्ड मारोबुजो कैंडल बनाए, वो भी वीकली या मंथली में। ऐसा हुआ है नाजरीन, और ये मैं और आप देख रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं गोल्ड के चार्ट में, यानी कि इतनी सी भी रिट्रेसमेंट नहीं है। सो गोल्ड की ये कैंडल वीकली में इंतहाई बुलिश और मारोबुजो है, जो कि दर्शा रही है कि मार्केट अब आगे टूवर्ड 1980 या 2000 के लेवल को टेस्ट कर लेगी इसी वीक के अंदर अंदर, जो अब स्टार्ट होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। खैर मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाना चाह रहा था लास्ट वीक की, जो कि अब बेमायनी हो चुकी हैं ज़्यादातर, जिस तरह के उनकी स्पीचेस हैं, यूएस ट्रेजरीज हैं, फेड हार्कर ने क्या कहा, सीपीआई का डाटा कैसा आया, इन चीज़ों में मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट नहीं होगी। अभी सारा का सारा फोकस हमारा जो पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा फोकस हमारा सारी की सारी जो नज़रें हैं वो लगी हुई हैं वार के ऊपर, फ़लस्तीन और इसराइल की वार के ऊपर। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेड क्या है? इम्पोर्टेड ये है, ये कोर्ट रिपोर्ट जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये डॉलर इंडेक्स की कोर्ट रिपोर्ट है और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि 1145 लॉन्ग एग्जिट हो गई हैं और शॉर्ट्स भी कुछ एग्जिट हुई हैं, यानी कि मार्केट से लोगों ने एग्जिट लिया है, ठीक है जी। वाई गोल्ड एंड ऑयल शूट अप, उसकी रीज़न आपके सामने ही है। एक तो यूएस ट्रेजरीज हैं, इसराइल मिलिट्री जो वार है और रिटेलिएशन है, रिस्क ऑफ की कंडीशन है, और 10 ईयर यील्ड की भी एक बड़ी वजह, 10 ईयर यील्ड कितना देखें गिरा है, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड का तो जनाब इतना ऊपर जाना बनता ही था, ठीक है। और अगर हम बात करें गोल्ड के ऊपर इंटरेस्ट की, तो वो देखें आपके सामने ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट की, तो गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट में आपको नज़र आ रहा है कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि 8000 प्लस शॉर्ट के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं और लॉन्ग के ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में एंटर होना शुरू हो गया, विच इज़ इंडिकेटिंग अस कि यार आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो अपसाइड पे मज़ीद मूव कर सकती है। ये तो नेक्स्ट वीक के कुछ इवेंट्स हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी अब मेरे ख्याल से वो मदम पड़ चुके हैं इस मूव के सामने। तो हमारे पास अगले लेवल क्या है? हमारे पास अगला लेवल है भाई ये
1970-71 का लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। उसके बाद ये जो पूरा 2000 का विंडो है, जिसके अंदर 2027 का हाई, 2060 का हाई, फिर उसके बाद 1900 यानी कि 2000 के लेवल के ऊपर अब मार्केट हमें जाती हुई नज़र आ रही आने वाले कुछ दिनों में। अब बात कर लेते हैं हम डेली चार्ट की। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैंडल! एक ही दिन में फुल बुलिश मारुबुजो 1870 से लेके 1932। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द ब्यूटी। अब अगर मंडे को गैप अप आता है तो ये मत ही सोचिएगा कि इस वीक की तरह गैप फिल होगा। मेरे ख्याल से ये मार्केट पूरे आबोताब से अप साइड पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये मारुबुजो कैंडल्स इंडिकेशन ही इस चीज़ का है कि मार्केट ने अप साइड पे मूव करना है। सो माय डियर फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इस अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। गोल्ड की बाय साइड स्कैल्पिंग करें या फिर जैसे भी आपने ट्रेड करना है अपने फाइनेंशियल डिसीजन लें और इस गोल्ड की मार्केट से फ़ायदा उठाएं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इस मार्केट से कैसा फ़ायदा उठाना है। हमने इस मार्केट से ऐसे फ़ायदा उठाना है कि हम इसको जितना लो आएगा गोल्ड फ़िलहाल हम इसको बाय कर सकते हैं, जितना हम करें अपनी पसली के मुताबिक, अपने अकाउंट की मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन के मुताबिक। या बेहतर तो यही होता है कि आप पीछे बैठ के तमाशा देखें अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, रादर देन कि आप लॉस कर लें। और क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर गई है, जिस तरह मैंने बताया कि हो सकता है सेटलमेंट हो जाए तो उतनी ही तेज़ी से मार्केट वापस नीचे आ जाए और वापस 1800 से नीचे आ जाए। तब आप क्या कर लेंगे, अगर आपने ऊपर से बाय कर लिया तो हमेशा मार्केट में डर के रहें। ये नहीं है कि आप अन्यवा जो भी करना है करें, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक नुकसान का बायस होगा। सो माय डियर फ्रेंड, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सब लोग इंसानियत के लिए दुआ करें। इसराइल में भी बंदे कटे हैं और अब फ़लस्तीन में भी बंदे, बच्चे, औरतें गाजर मूली की तरह काटी जा रही हैं। हमें इंसानियत के लिए दुआ करनी है और हमें इस जंग रेजी में, खून रेजी में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग तो चलती रहेगी, मार्केट चलती रहेगी और हम पहले भी इससे पैसा कमा रहे हैं, बाद में भी कमाते रहेंगे। तो हमें, मेरे ख्याल से हमें किसी पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। जब हम किसी पार्टी का साथ देते हैं, दोनों में से किसी एक पार्टी में का भी, तो हम न्यूट्रल नहीं रहते। और एक ट्रेडर और एक अच्छा ताजर कभी भी पार्टीबाजी में नहीं पड़ता। तो मेरी कोई पार्टी नहीं है, ना इसराइल, ना फ़लस्तीन, ना हमास, ना अमेरिका और ना कोई और। मैं हमेशा एज अ इंडिविजुअल मार्केट को देखता हूँ और उससे प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता हूँ। यही अप्रोच लेके आपको भी सामने आना है। ठीक है, और गोल्ड के अंदर आने वाले कुछ भी जब सैटरडे और संडे की डेवलपमेंट देखें, कीप हैव योर आइज़ ऑन चार्ट्स एंड न्यूज़। और अगर आपको लगता है कि यार मामला तो बहुत गर्म हो रहा है, तो फिर आप गोल्ड को 1970 से ऊपर देख सकते हैं या फिर 2000 को भी क्रॉस करता हुआ देख सकते हैं अगले वीक में। अब इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा कैसे उठाना है ये आप देखिए। मेरा काम था आपको एक हल्का सा रास्ता दिखाना, और रास्ता आपने देख लिया है। मुझे अब अपनी दुआओं में याद रखें। अपनी अगली स्ट्रीम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।